चलिए एक बार फिर से आप सभी का वेलकम इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पर। तो कल वाले लेक्चर में हम लोग ये जान लिए 1916, ठीक है, 1916 तक हम लोगों ने बात की, लखनऊ पैक्ट तक की हम लोग बात किए थे। यानी कि लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ, कांग्रेस के जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, ठीक है, जो उग्रवादी लोग थे, उनकी क्या होती है, घर वापसी होती है दोबारा से। कांग्रेस में क्या होता है, एक पैक्ट हो जाता है जिसको हमने लखनऊ पैक्ट के नाम से हम लोगों ने जाना। और इसी क्रम में छोटे मोटे कुछ इंसिडेंट्स को भी हम लोगों ने जाना। जैसे आपने 1905 में हम लोगों ने पढ़ा, 20 जुलाई 1905 को क्या बंगाल का पार्टीशन होता है, और 7 अगस्त को क्या हो जाता है, उसके बदले में तुरंत ही क्या होती है, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी मूवमेंट की क्या होती है, डिक्लेरेशन घोषणा हो जाती है। और आपने पढ़ा 16 अक्टूबर से क्या होता है, जो बंगाल विभाजन था, बंगाल का जो पार्टीशन था, वो क्या हो गया, लागू भी, अप्लाइड भी हो जाता है। तो यहाँ तक कुछ बातें हम लोगों ने की थी। अब देखिए साल था 1911, उसके बाद वहीं से उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो 1911 में क्या होता है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, इसको बोलते हैं दिल्ली दरबार 1911। देखिए दिल्ली दरबार 1911 दरअसल क्या था, दिल्ली दरबार 1911 में आयोजित किया गया। इसमें क्या था, इस समय जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड की जो महाराज थे, किंग, इंग्लैंड के किंग थे इस समय जॉर्ज फिफ्थ, और उनकी जो क्वीन थी, इनका नाम था मैरी। तो जॉर्ज पंचम और इनकी वाइफ मैरी, इस समय दोनों क्या होते हैं, भारत में आते हैं। ये आते हैं, केम टू इंडिया, ये भारत आए, और इन दोनों के ही स्वागत में क्या किया गया, एक कार्यक्रम, एक क्या है, प्रोग्राम एक प्रोग्राम चलाया गया, उसी को बोलते हैं दिल्ली दरबार। और ये प्रोग्राम कहाँ पे होता है, दिल्ली में हुआ। तो किसके स्वागत में, वेलकम में, वहाँ के सम्राट जॉर्ज 5 और महारानी कौन है, मैरी, इनके स्वागत में क्या होता है, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। अब देखिए जब ये दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया इनके स्वागत में, तो इसी दिल्ली दरबार में तो जो पार्टीशन था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, पार्टीशन हुआ किसका, बंगाल का। तो बंगाल का जो पार्टीशन हुआ वो क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया गया इन्हीं के इस दिल्ली दरबार में। तो आपसे प्रश्न है कि बंगाल का जो पार्टीशन था वो कब रद्द, कब हुआ, तो वो कब होता है कैंसिल, दिल्ली दरबार में। ओके, थोड़ा सा टेक्निकल एरर था तो इसलिए वीडियो पॉज हो गई थी, ठीक है। देखिए जरा इस तरफ, तो इस दिल्ली दरबार की बात कर रहे हैं हम लोग। बंगाल का जो पार्टीशन क्या हो गया, इसमें कैंसिल हो जाता है। और जिस समय बंगाल का पार्टीशन हुआ, देखिए जिस समय बंगाल का विभाजन यानी कि पार्टीशन किया गया था, उस समय आपने पढ़ा था वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन था। और ये उस समय की बात है, इस समय की अगर हम लोग बात करें तो इस समय वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग। इस समय वायसराय हुआ करता था लॉर्ड हार्डिंग। जरा इस व्यक्ति का नाम भी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक। तो बंगाल विभाजन जो था, जो बंगाल का पार्टीशन था, कब कैंसिल हो गया, दिल्ली दरबार 1911 में। आयोजन क्यों होता है, महाराज जॉर्ज और महारानी मैरी के क्या है, वेलकम के लिए आयोजित किया गया। अब इसमें वायसराय थे इस समय लॉर्ड हार्डिंग। और देखिए ये वही टाइम था जिस समय क्या थी, जो भारत की राजधानी थी, इस समय अगर हम लोग बात करें तो भारत की जो कैपिटल हुआ करती थी वो हुआ करती थी कैलकाटा। इस समय भारत की राजधानी थी कैलकाटा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था कि सुल्तानती, गोविंदपुर और क्या है, कालिकाता, 3 गांवों की जमींदारी लैंडलॉर्डशिप अंग्रेजों ने खरीदी थी। वहां के उस समय के जो लैंडलॉर्ड थे अजीम उशान से खरीदी थी, और उसी को, उन 3 गांवों को मिलाकर एक अंग्रेजी अधिकारी थे जॉब चार्नक ने किया एक नया शहर बसाया था, इसका नाम था कलकत्ता, जो बाद में क्या हुआ, भारत की राजधानी बना। तो इसी दिल्ली दरबार में 1911 में जो भारत की राजधानी कलकत्ता थी, इस कलकत्ता से भारत की राजधानी ट्रांसफर कर दी जाती है, कहां पर, दिल्ली में। कहां पर ले आए, दिल्ली। देखिए कलकत्ता से कहां लेके आते हैं, दिल्ली। तो भारत की राजधानी दिल्ली कब बनती है, 1911 के दिल्ली दरबार में। यानी कि अब तक 1911 तक भारत की राजधानी क्या थी, कैलकाटा हुआ करती थी, ठीक है। तो 2 बातें जान ली दिल्ली दरबार के बारे में। आयोजन क्या होता है, क्यों हुआ, जॉर्ज और मैरी के क्या है, स्वागत में होता है। यहां पर क्या हुआ, बंगाल का विभाजन क्या कर दिया गया, कैंसिल, रद्द कर दिया गया। और इस समय वायसराय कौन है, लॉर्ड हार्डिंग। राजधानी क्या हुई,
कलकत्ता से कहां शिफ्ट हो गई, दिल्ली क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, देखिए बंगाल का विभाजन करने के बाद, बंगाल विभाजन को रद्द करने के बाद भी अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने क्या काम किया था, इसी बंगाल से उड़ीसा और बिहार नाम के दो नए राज्य, दो नए स्टेट, दो नए प्रांत क्या कर दिए थे, अलग कर दिए थे। विभाजन को कैंसिल करते हुए भी बिहार बना दिया एक राज्य यहां से इसी समय, और दूसरा राज्य कौन बना, उड़ीसा बना। तो ये था क्या है, तो बंगाल विभाजन कब होता है भाई, 20 जुलाई 1905, 20 जुलाई 1905, और बंगाल विभाजन जो था वो अप्लाइड कब से होता है, 16 अक्टूबर 1905, और बंगाल विभाजन का कैंसिल कब हुआ, तो 1911 में, कब, दिल्ली दरबार। ठीक है, इतनी बात कर ली आपने दिल्ली दरबार के बारे में। अच्छा, इसी समय 1916 में एक छोटा सा मूवमेंट और बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, कई बार जरा उसके बारे में जान लेते हैं। इसको कहा जाता है होम रूल लीग मूवमेंट, यानी कि होम रूल लीग आंदोलन, और ये आंदोलन होता है 1916 में। ठीक है, तो चूंकि ये आंदोलन इसलिए महत्वपूर्ण होता है, इसमें इस आंदोलन को चलाने में क्या है, दो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनको जान लेते हैं। एक थे तिलक, स्वयं बाल गंगाधर तिलक। किसने चलाया ये आंदोलन, दो लोगों ने चलाया, बाल गंगाधर तिलक, और एक महिला है, इनका नाम है एनी बेसेंट। तो होम रूल लीग आंदोलन भारत में किसके द्वारा चलाया गया, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। देखिए दोनों ही, और एनी बेसेंट के बारे में तो आपको पता होगा, ये वही एनी बेसेंट जो क्या थी, कांग्रेस की पहली महिला, फीमेल क्या बनी, प्रेसिडेंट भी बनी, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट यही थी। किसकी, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट भी कौन थी, एनी बेसेंट ही थी। और इस समय तिलक और क्या है, एनी बेसेंट के द्वारा क्या है, दो कुछ पत्रिकाएं निकाली गई। तो इनकी पत्रिकाओं का नाम जानना एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इनकी पत्रिका थी तिलक की, अगर हम लोग बात करें, इन्होंने मराठा नाम की पत्रिका निकाली। एक पत्रिका का नाम क्या है, मराठा, और दूसरी है इनकी केसरी। तो मराठा और केसरी नाम की दो मैगजीन्स निकाली किसने, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसी मूवमेंट के समय बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर लाऊंगा, यही वाला। और एनी बेसेंट की थी न्यू इंडिया, एक मैगजीन का नाम था न्यू इंडिया, दूसरी थी कॉमनवेल्थ। ठीक है, तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दो मैगजीन किसने निकाली, एनी बेसेंट की हैं, और बाल गंगाधर तिलक की कौन सी है, मराठा और केसरी। ठीक, तो अभी इतनी बात हम लोगों ने कर ली है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। चले, तो देखिए अब तक जो हम लोग बात किए, अभी तक हम लोगों ने 1919 तक लगभग हम लोग बातें कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था नेशनल मूवमेंट, हम लोग पढ़ रहे थे, तो नेशनल मूवमेंट को दो स्टेज में हम लोगों ने पढ़ा था। 1885 से क्या है 1905 तक क्या है नेशनल मूवमेंट की फर्स्ट स्टेज हम लोगों ने देखी। फिर 1905 से क्या 1919 तक हम लोगों ने इसको देखा, क्या है सेकंड क्या है फेज हम लोगों ने देखा। अब चलते हैं लास्ट फेज में, यानी कि गांधी युग में हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो लास्ट फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट है ना, राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण। तो लास्ट फेज में हम लोग आ रहे हैं, और लास्ट फेज हम लोग रखते हैं 1919 से जब तक क्या होता है भारत आजाद होता है 1947 तक। ये जो मूवमेंट है, ये जो इस समय का फेज है, इसको हम लोग कई बार गांधी इरा भी हम लोग बोल सकते हैं इसको,
है ना, गांधी युग भी इसी को हम लोग बोलेंगे। तो इसमें आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनने की संभावना होती है नेशनल मूवमेंट है वो इसके बाद से ही क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि गांधी एज से ही प्रश्न ज्यादा आते हैं। तो जरा इसको समझते हैं। अब देखिए ये जो मूवमेंट है ये क्या है, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण इसको हम लोग बोल रहे हैं। तो इस फेज में हम लोग क्या इसकी बात करेंगे, गांधी की हम लोगों ने बात करेगी, ठीक है। तो गांधी की क्या करते हैं, किसकी एंट्री करानी पड़ेगी हमको, यहां पर गांधी की एंट्री करानी पड़ेगी। देखिए साल था जनवरी 1915, तो साल जनवरी 1915। तो इस 1915 में क्या होते हैं, गांधी जी क्या आते हैं, भारत में आते हैं। इंडिया आए कहां से, फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो जनवरी 1915 गांधी कहां से आते हैं, अफ्रीका से वापस लौटते हैं भारत में। और जब देखिए ये वो दौर है, इस समय दरअसल ये वो दौर था, आप लोगों ने पढ़ा, तो आप लोगों ने अभी कुछ देर पहले लास्ट लेक्चर्स में आप लोगों ने किया 1857 क्रांति को भी आपने पढ़ा। और 1857 क्रांति में 1857 जो रिवॉल्यूशन हुआ उसमें हम लोगों ने जाना कि हिंदू थे और मुस्लिम थे, दोनों क्या कंधे से कंधा मिला क्या की क्रांति की और क्या की लड़ाई भी की। लेकिन ये अब तक वो फेज आ चुका है, क्योंकि इस फेज के बाद बंगाल का भी क्या होता है, पार्टीशन होता है। बंगाल पार्टीशन से पहले क्या है, 1885 में क्या कांग्रेस नाम का एक बड़ा संगठन बनता है, और उसके बाद बंगाल विभाजन होता है 1905 में, ठीक है। जब बंगाल का विभाजन हुआ, पार्टीशन होता है, तो उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा 1906 में क्या होता है, एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाम का एक दल बन जाता है। और उस मुस्लिम लीग बनने के बाद आपने कई, ठीक है, मतलब क्या है, बंगाल को तोड़ा गया, मुस्लिम लीग बना। और इस समय से क्या होता, धीरे धीरे क्या हो गए, हिंदू और मुस्लिमों के बीच क्या हो गए, क्या है, सांप्रदायिक भेदभाव पैदा करने की कोशिश ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाने लगी। लेकिन ये वो दौर था जिसको हमने लास्ट टाइम बोल रहे हैं। इस फेज में आते आते क्या हुआ, इंडिया में क्या है, हिंदू और मुस्लिमों के बीच जो अपने वैचारिक मतभेद थे, जो आइडियोलॉजी को लेकर क्या डिस्प्यूट्स थे, वो क्या होते हैं, जो कॉन्ट्राडिक्शंस थी, विरोधाभास था, वो क्या होता है, अपनी चरम स्थिति पर पहुंच जाता है। यानी कि ये वो स्टेज है जिस समय क्या है, मुस्लिम लीग के द्वारा 1940 में इसी स्टेज में आते आते क्या है, मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, अलग देश की मांग कर दी, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई। ये वही वाला फेज है जिसमें क्या है 1942 में गांधी जी के द्वारा क्या है, करो या मरो का क्या है नारा दिया जाता है। तो मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, इस जिसको हम लोग बोल रहे हैं लास्ट फेज ऑफ क्या है, नेशनल मूवमेंट, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण। इस चरण में आते आते हिंदू और मुस्लिमों के बीच क्या है, जो वैचारिक मतभेद क्या है, वो अपनी चरम स्थिति पर पहुंच चुके हैं। और ऐसे में ही क्या होता है, किसकी एंट्री होती है, अफ्रीका से किसकी एंट्री होती है, गांधी जी की एंट्री होती है। तो गांधी जी अफ्रीका से वापस लौटते कब, 1915 में, जनवरी 1915 में। तो जब जनवरी 1915 में गांधी जी भारत लौटे हैं, तो भारत लौटने के बाद इस समय ये वो वाला दौर था जिस समय दुनिया इस समय क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्या उलझी हुई है, यानी कि दुनिया में क्या पहला विश्व युद्ध चल रहा है इस समय, जो 1914 में शुरू हो चुका था, 1915 में शुरू हुआ था पहला वर्ल्ड वॉर। और जब ये पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है, तो इस समय जब गांधी जी पहली बार भारत वापस लौटे हैं अफ्रीका से, लौटने के बाद गांधी जी द्वारा क्या ब्रिटिश सरकार को सहयोग किया गया और भारतीय लोगों से अपील की गई कि आप एक काम करें कि आप ब्रिटिश सेना में शामिल होइए, ब्रिटिश सरकार की हेल्प करिए। देखिए इसका उद्देश्य सिर्फ इतना था, गांधी जी का ये मानना था कि अगर हम लोग ब्रिटिश सरकार की हेल्प करेंगे तो शायद ब्रिटिश सरकार भी क्या करेगी, हम लोगों की हेल्प करेगी। और इसी बात से खुश होकर क्या है, गांधी जी को क्या है, ब्रिटिश सरकार ने टाइटल दिया, एक उपाधि दी थी गांधी जी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और ये उपाधि थी केसर ए हिंद। इनको एक टाइटल दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा हेल्प करने के लिए, इसका नाम था केसर ए हिंद। और यहीं से आने के बाद देखिए थोड़ा राइटिंग मेरा गंदा हो सकता है क्योंकि ठंड बहुत है यहाँ पे, तो हाथ सही से काम नहीं कर पा रहे। तो केसर हिंद की उपाधि किसको दी गई, गांधी को दी गई। देने के बाद क्या है, गांधी ने यहीं यहाँ पे साबरमती अहमदाबाद में क्या अपना आश्रम भी बनाते हैं। अब देखिए मतलब क्या, गांधी जी की एंट्री हो चुकी है। गांधी जी की एंट्री होने के बाद अब सबसे पहले गांधी जी के कुछ क्या है मूवमेंट्स की हम लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो मूवमेंट था इसको हम लोग बोलते हैं, गांधी के कुछ आंदोलन की बात कर लें तो सबसे पहला हुआ चंपारण सत्याग्रह।
1917। देखिए, दो गांधी आने के बाद तो क्या होते, 2 साल ऐसे ही घूमते रहे, और गांधी ने आने के बाद भी भारत जो अपना पॉलिटिकल एडवाइजर गोपाल कृष्ण गोखले, आने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले जो क्या हैं, कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, इन गोपाल कृष्ण गोखले को आने के बाद गांधी ने क्या अपना राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल एडवाइजर क्या किया, इनको बनाया अपना, गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक, इसके बाद सबसे पहले 1917 का दौर, और इसमें क्या होता है, गांधी के द्वारा क्या किया गया, एक चंपारण सत्याग्रह होता है। देखिए, चंपारण दरअसल क्या है, बिहार में डिस्ट्रिक्ट है, जिस पूर्वी चंपारण नाम का जिला हुआ करता था बिहार में। तो ये रीजन क्या थे, इसको चलाने के कॉज क्या थे, तो कॉज ये था, एक सिस्टम था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, इस सिस्टम का नाम था तिनकठिया सिस्टम। तो इसी तिनकठिया सिस्टम के विरोध में गांधी ने क्या चलाया, एक आंदोलन, इसका नाम क्या था, चंपारण सत्याग्रह। दरअसल इस सत्याग्रह का मतलब ये था, तिनकठिया का मतलब ये था, इसमें ब्रिटिश सरकार एक कानून लेके आती थी, जो ब्रिटिश लोग थे वो ब्रिटिश लोग भारतीय किसानों से खेती कराते थे, नील की खेती। किसकी खेती के विरोध में था, नील की खेती के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया। अब देखिए, तिनकठिया का मतलब क्या है, जमीन का 3/20 हिस्सा। कौन सा हिस्सा, 3/20वां हिस्सा। मतलब यह था, आपको किसान को क्या है, इस समय नील की खेती, मान लीजिए कि जमीन का कोई टुकड़ा है, तो एक नियम था कि जमीन के, बिहार में क्या है, प्रत्येक किसान को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से पे क्या करना पड़ेगा, नील की खेती करनी पड़ेगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नील की खेती कर लें, लेकिन दिक्कत यह है, जिस जगह पर नील का पौधा लगाया जाता है, लगने के बाद जो वो जो पौधा होता है ना, वो पौधा क्या करता है, वहां का क्या सारे क्या है, पोषक तत्वों को कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। और जिस जगह लगता है वहां की जमीन क्या होती है, फर्टिलिटी उसकी होती है, घट जाती है, कम हो जाती है, खराब हो जाती है। तो जिस कारण क्या होता है, जमीन लगभग क्या होती है, बंजर हो जाती है। चलिए ठीक है, एक बार यहां पे खेती कर ली 3/20 में से, अगले साल क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पे खेती करनी पड़ेगी। यानी कि हर साल आपको जमीन का क्या 3/20 जो हिस्सा है वो क्या करना पड़ेगा, चेंज करते रहना पड़ेगा। और इस प्रकार क्या जमीन, किसान की जो जमीन होगी बंजर होती चली जाएगी। तो इस व्यवस्था को लेकर गांधी जी को पता लगा, बिहार के एक शुक्ल थे, रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने गांधी जी को इस समस्या से क्या किया, परिचय कराया। तो गांधी जी यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद गांधी जी ने क्या किया, पहला सत्याग्रह किया, उसका नाम था क्या, चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह था गांधी का पहला सत्याग्रह। इसी चंपारण सत्याग्रह के होने के बाद तो ब्रिटिश सरकार को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि गांधी आ चुके हैं। और इसी जब ये चंपारण सत्याग्रह क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया, ये क्या हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। तो इसी को सक्सेसफुल होने के बाद ये सत्याग्रह सक्सेसफुल होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर, सभी ने नाम सुना है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार गांधी को एक टाइटल दिया, और गांधी को क्या कहा, महात्मा का टाइटल दे दिया। कौन टाइटल मिला इनको, महात्मा। देखिए, यहीं से गांधी को महात्मा गांधी कहा गया। यह टाइटल किसने दिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्यों दिया, जब चंपारण सत्याग्रह क्या होता है, सफल हो जाता है। ठीक, तो स्पष्ट हो गई इतनी बातें। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अगले मूवमेंट की ओर चले गांधी के। अहमदाबाद आंदोलन मूवमेंट। देखिए, अहमदाबाद मिल, इसमें एक सौ ऐड और करते हैं, अहमदाबाद मिल मूवमेंट। ये जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था,
इसको बोलते हैं साहब, ये क्या है, गांधी की पहली भूख हड़ताल थी। गांधी क्या थी, ये पहली भूख हड़ताल। देखिए अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन दरअसल क्या था, अभी आपने पढ़ा था, ये वो दौर था 1918 वाला, जिस समय क्या दुनिया में क्या पहला वर्ल्ड वार चल रहा था, और जब पहला विश्व युद्ध चला तो इस पहले विश्व युद्ध के समय दरअसल इसका रीजन क्या था, कॉज जान ले, इसका रीजन क्या था। इसका रीजन था प्लेग बोनस। ये वो समय था जैसे इस प्रकार क्या चीन ने दुनिया को साल 2020 में गिफ्ट दिया था, उसका नाम क्या था, कोविड-19 था, कोरोना था। तो ये भी वो दौर था, इस समय चीन क्या दुनिया को एक और गिफ्ट दे चुका था, उस गिफ्ट का नाम क्या था, प्लेग था। तो प्लेग भी चाइना से ही आया था। सबसे पहले चीन ने इस बार भी कोविड-19 किसको दिया, सबसे पहले इटली को दिया था। और ये जो प्लेग था ये भी सबसे पहले चाइना ने किसको गिफ्ट किया, इटली को गिफ्ट किया। इटली से ये पूरे यूरोप में फैला था, और यूरोप की लगभग 1/3 तो पॉपुलेशन इस प्लेग से क्या हो गई थी, लगभग खत्म ही हो गई थी। तो प्लेग इटली में वहां से पूरे यूरोप में फैलने के बाद ब्रिटिश के माध्यम से ये कहां पे आया था, भारत में आया था। तो इस समय चूंकि प्लेग भी फैला हुआ था दुनिया भर में, भारत में भी प्लेग फैला हुआ था, और क्या पहला क्या वर्ल्ड वार भी इस समय चल रहा था। तो जब प्लेग फैला, क्योंकि इस प्लेग से ही भारत में कहते करोड़ों लोगों की जान प्लेग से ही चली गई थी इस समय, बंगाल के क्षेत्र में करोड़ों लोग मारे गए प्लेग के कारण ही। तो जब ये प्लेग फैला था तो इस समय जो अहमदाबाद क्षेत्र है, तो अहमदाबाद में क्या सूती मिल, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हुआ करती थी, जो आज भी है। तो इसलिए अहमदाबाद को क्या भारत का मैनचेस्टर भी बोलते हैं, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को इसीलिए कहा जाता है। कॉटन टेक्सटाइल के मामले में क्या काफ़ी क्या आगे है भारत में, सर्वाधिक क्या सूती कपड़े का उत्पादन यहीं पे होता है। तो इस समय दरअसल क्या था, इस पूरे क्षेत्र में क्या था, प्लेग फैला हुआ था, और दूसरा क्या पहला विश्व युद्ध भी चल रहा था। तो इस समय जो मिल के मालिक हुआ करते थे, जो ऑनर थे, उन ओनर्स ने क्या किया था, इन मिल मालिकों को क्या प्लेग बोनस देना स्टार्ट किया था। ठीक है, अब प्लेग क्या कंट्रोल हो चुका था, और जब प्लेग कंट्रोल हो गया तो इसके बाद इन मिल मालिकों ने क्या काम किया, वो प्लेग जो बोनस था उसको देने से क्या कर दिया, मना कर दिया, बंद कर दिया। लेकिन जो मजदूर थे वो लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि हमको प्लेग बोनस दिया जाना चाहिए, कंटिन्यू रखिए उस व्यवस्था को। और इनकी डिमांड थी कि आप हमको एक काम करें, लगभग 35% आप हमको कह दीजिए बोनस दीजिए, कौन सा, प्लेग बोनस। अब इनका ब्रिटिश जो मिल के जो मालिक थे उनका कहना था कि चूंकि इस समय प्लेग खत्म हो चुका है तो बोनस हम क्यों दें। लेकिन इस समय जो मजदूर थे इनकी डिमांड ये थी कि इस समय क्या हो चुका है, पहला विश्व युद्ध चल रहा है, और उस वर्ल्ड वार के कारण क्या होती है, महंगाई भी काफ़ी बढ़ चुकी है, डिमांड में काफ़ी कमी आ गई थी, सप्लाई में काफ़ी कमी आ गई थी, डिमांड बढ़ रही थी चीज़ों की, तो क्या होगी, महंगाई बढ़ चुकी थी। तो इनका मानना था, जो मजदूर थे ये बोल रहे हैं कि साहब एक काम करें, आप हमको कह दीजिए बोनस को कंटिन्यू करिए, क्योंकि इस समय क्या महंगाई बढ़ चुकी है। तो इस बात को लेकर गांधी की एंट्री होती है अहमदाबाद में, और गांधी क्या है, भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। ये गांधी की पहली भूख हड़ताल थी, कारण क्या था, प्लेग बोनस। तो मिल मालिक हालांकि 20% बोनस देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन गांधी की डिमांड थी कि 20 या 35% कह दीजिए बोनस दीजिए। ये मामला एक ट्राइब्यूनल में पहुंचा, एक अधिकरण में पहुंचता है, और अधिकरण में मामला पहुंचने के बाद फैसला किसके पक्ष में आया, मजदूरों के पक्ष में आया, और मिल मजदूरों को क्या करना पड़ा, बोनस देना पड़ा। तो गांधी का ये प्रयोग भी क्या हो जाता है भाई, सफल हो जाता है। कौन सा, जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था, ये भी क्या हो गया, सफल हो जाता है। इसके बाद गांधी ने किया अगला मूवमेंट, इसको बोलते हैं खेड़ा सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह, 1918, ठीक है, ये होता है खेड़ा सत्याग्रह। अब देखिए जो खेड़ा सत्याग्रह है इसका मतलब क्या है, दरअसल खेड़ा सत्याग्रह का मतलब ये था, खेड़ा जगह है गुजरात में, इसका कारण था टैक्स। ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी, इस समय जो खेड़ा नाम की जगह है यहां पर सूखा पड़ा था, तो उस प्राकृतिक आपदा के कारण क्या होता है, फसलें जो होती थी चौपट हो चुकी थी, उत्पादन प्रोडक्शन इतना हुआ नहीं था। लेकिन ब्रिटिश सरकार फिर क्या कर रही थी, टैक्स की कर रही थी, वसूली कर रही थी, लगातार टैक्स की वसूली करने में लगी हुई थी, रेवेन्यू कलेक्ट करने में लगी हुई थी। ठीक है, और रेवेन्यू जब आप कलेक्ट करोगे तो किसान रेवेन्यू देगा कहाँ, जब उसके पास या कुछ है ही नहीं, क्योंकि क्या है, फसल बर्बाद हो चुकी है।
तो ऐसे में गांधी की एंट्री होती है, और जब गांधी की एंट्री हुई तो गांधी की एंट्री होने के बाद ये आंदोलन क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। देखिए गांधी जी के 3 प्रयोग हुए स्टार्टिंग में। 1917 में कौन सा होता है, चंपारण सत्याग्रह होता है। फिर 1918 में क्या होता है, अहमदाबाद मिल मूवमेंट होता है। फिर 1918 में क्या होता है, खेड़ा सत्याग्रह होता है। तो 3 मूवमेंट, तीनों सफल। इस खेड़ा सत्याग्रह को ही गांधी का पहला असहयोग आंदोलन कहा जाता है। गांधी का पहला क्या बोलते हैं, असहयोग आंदोलन, नॉन कॉरपोरेटिव मूवमेंट। ये क्या है, गांधी का फर्स्ट नॉन कॉरपोरेटिव मूवमेंट, इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या था, गांधी का पहला असहयोग आंदोलन, इसी को बोलते हैं। तो इतनी बातें अभी हम लोगों ने जान ली गांधी के बारे में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए यहां तक हम लोगों ने बात कर ली। अब इसी समय क्या होता है, ब्रिटिश सरकार एक कानून लेके आती है, इसका नाम था रॉलेट एक्ट 1919। ठीक है, अब देखिए जो रॉलेट एक्ट था, इस रॉलेट एक्ट के बारे में अगर बात करें तो ब्रिटिश सरकार एक कानून लेके आई। इस कानून में ये प्रावधान था, प्रोविजंस थे कि ब्रिटिश सरकार में जो मजिस्ट्रेट होगा, जिले का जो हेड होगा, डीएम जिसको हम लोग वर्तमान में बोलते हैं, लगभग वही पावर्स थी। तो जिले का जो मजिस्ट्रेट है, वो मजिस्ट्रेट शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है, और गिरफ्तार कर अरेस्ट कराने के बाद क्या कर सकता है, उसको अनिश्चित समय के लिए जेल में रख सकता है। देखिए मतलब ये कानून लाया गया था भारत में क्रांतिकारियों को कंट्रोल करने के लिए, उन पे क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए ये कानून लेके आया गया था। तो इस कानून का भारत में विरोध होना स्टार्ट हो गया, और इसको कहा गया काला कानून। किस नाम से इसका विरोध हुआ कि ये तो क्या है, काला कानून है। भारत में इसको काला कानून कहा गया, और इसका विरोध होना स्टार्ट हो जाता है। दरअसल इस कानून को मैंने बोला, आप किसी भी व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया, ए नाम के व्यक्ति को, केवल शक के आधार पर और अनिश्चित काल के लिए, यानी कोई टाइम फिक्स है नहीं। अनिश्चित काल का मतलब क्या है, 1 दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी, 2 महीने भी, 4 महीने भी, 4 साल भी, 5 साल भी, या लाइफ टाइम भी हो सकता है, अनिश्चित काल हो सकता है। तो इस कानून को क्या किया, जब रॉलेट एक्ट आया तो भारत के लोगों ने इसको क्या है कहा कि साहब ये तो क्या है, बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून। क्या कहा इसको, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून इसको कहा गया। और इस कानून का पूरे भारत में क्या होता है, विरोध होना स्टार्ट हो जाता है। कौन सा कानून था, रॉलेट एक्ट 1990, जिसको क्या कहा गया, ब्लैक कानून, ब्लैक लॉ कहा गया। काला कानून का इसका विरोध किया जाता है। अब देखिए जब ये कानून आ गया तो इसी कानून को आने के बाद एक घटना बड़ी घटती है भारत के इतिहास में, इसका नाम था इसको बोलते हैं जलियांवाला बाग
मैसेकर, जलियांवाला बाग मैसेकर, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, तारीख थी 13 अप्रैल 1919, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को, और दिन था इस समय वैशाखी का दिन था। दरअसल ये हत्याकांड का मतलब क्या था इस समय, देखिए अभी इससे पहले आपने कानून पढ़ा आप लोगों ने, और ये कानून कौन सा था भाई, ये कानून के बारे में आपने पढ़ा रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट क्या है, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून, और इस कानून का प्रयोग करते हुए ब्रिटिश सरकार शक के आधार पर जिसको चाहे उसको अरेस्ट कर सकती है, और जब तक चाहे क्या उसको जेल में रखा जा सकता है। तो इसी कानून का यूज करते हुए ब्रिटिश सरकार ने क्या काम किया, पंजाब के दो बड़े लोकप्रिय नेता हुआ करते थे, डॉक्टर सैफुद्दीन और सत्यपाल सिंह, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल सिंह, इन दोनों लोकप्रिय जन नेताओं को क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया गया इसी कानून का यूज करते हुए, रॉलेट एक्ट का यूज करते हुए। और जब इनका क्या होता है, इनको अरेस्ट किया गया, तो इन्हीं के विरोध में अमृतसर के क्या जलियांवाले बाग में क्या है, वहां के लोगों के द्वारा क्या की गई, मीटिंग बुलाई गई, और इस मीटिंग में तय करना था कि हम लोग आगे की हमारी जो क्या कार्रवाई क्या होगी, ब्रिटिश सरकार के सामने अपना कैसा पक्ष रखेंगे। तो इसी बात को लेकर वो मीटिंग चल रही थी, और इसी मीटिंग में आपको कहानियां पता है, जनरल डायर के द्वारा क्या है, गोलियां चलवाई गई, काफी लोग क्या होते हैं, मारे जाते हैं। तो जब ये मैसेकर हुआ, जलियांवाला बाग मैसेकर होने के बाद क्या है, ब्रिटिश सरकार रही हो चाहे इस समय भारत का एक बड़ा दल था कौन सा, कांग्रेस, इसके द्वारा क्या है, कमेटी बनाई गई। तो इसकी जांच करने के लिए, क्या करने के लिए, इस मैसेकर की जांच करने के लिए बनती है दो कमेटी। एक समिति थी कांग्रेस ने बनाई, इसका नाम था मदन मोहन मालवीय समिति, यानी कि कमेटी इसको हम लोग बोल देंगे। तो एक तो कमेटी ये बनी, और एक बना हंटर कमीशन, जो ब्रिटिश सरकार ने बनाया। किसने बनवाया, हालांकि ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन केवल बस क्या फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बनाया गया था। तो दो कमेटी बनती है, मदन मोहन मालवीय कमेटी और हंटर कमीशन। अब देखिए जो हंटर कमीशन था, इसमें कुछ भारतीयों को भी डाला गया, जैसे किनको रखा गया, मेंबर कौन थे, एक भारतीय थे, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, चिमन सीतलवाड़। दूसरे मेंबर थे जगत नारायण। तो ये दो मेंबर थे, चिमन सीतलवाड़ और जगत नारायण। एक व्यक्ति इसमें और है, हाँ, ये क्या थे इस कमेटी के मेंबर, एक सुल्तान अहमद। तीन भारतीयों को भी इसमें कमेटी में रखा गया। और इस तरफ अगर कमेटी की बात करें, यानी कि जो कांग्रेस ने कमेटी बनाई, तो कांग्रेस की कमेटी के मेंबर थे, देखिए स्वयं महात्मा गांधी भी इसमें मेंबर हुआ करते थे। महात्मा गांधी मेंबर बने, बड़े नेता हैं मोतीलाल नेहरू, ठीक है, ये इसके क्या रहे, इसके मेंबर्स रहे थे मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ठीक। हालांकि CR दास भी एक नेता है बड़े कांग्रेस के, CR दास। एक तैयब जी, जिनको बदरुद्दीन तैयब जी कहा जाता था, जो कांग्रेस के क्या थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, तैयब जी। ये कुछ क्या है, तो दो कमेटी बनी, और दोनों कमेटी की रिकमेंडेशन बिल्कुल अलग अलग थी, जो कि हंटर कमीशन ने केवल फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बनाया। और हंटर कमीशन की रिकमेंडेशन ये थी, ये हंटर कमीशन ने बताया अपनी रिपोर्ट में कि जो काम जनरल डायर ने किया था बिल्कुल सही था, उचित था, उस समय को क्या है, उस क्या परिस्थितियों को देखते हुए ये काम सही किया गया था। हालांकि बाकायदा बस इतना हुआ था, जो क्या थे जनरल डायर था, उसको वापस ब्रिटिश इंग्लैंड भेज दिया गया था, लेकिन इंग्लैंड की पार्लियामेंट में उसका बाकायदा उसको क्या सम्मान किया गया, उसको क्या धनराशि भी दी गई, उसके सम्मान में क्या उसको एक तलवार भी भेंट की गई। तो ये था। और जब ये जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, तो इसी मैसेकर के विरोध में क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर, एक व्यक्ति बड़े फेमस हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया, इनको एक टाइटल दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, नाइटहुड का टाइटल क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो नाइटहुड का जो टाइटल था क्या कर दिया इन्होंने, वापस कर दिया। और इस समय एक अंग्रेज अधिकारी थे, एक नोट करके मैं यहाँ ऐड कर दे रहा हूँ, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, इनका नाम था दीनबंधु
एंड्रूज, दीनबंधु एंड्रूज, दीनबंधु एंड्रूज ने कहा जानबूझकर की गई कार्रवाई। तो अंग्रेज दीनबंधु एंड्रूज ने क्या किया, इस जलियांवाले बाग मैसेकर को क्या किया, कहा कि क्या जानबूझकर की गई क्या थी, कार्रवाई थी, यानी कि जनरल डायर के द्वारा क्या है, खुद अपनी मर्जी से जानबूझकर क्या किया गया था, ये एक्शन लिया गया था। ये व्यक्ति कौन थे, दीनबंधु एफ एंड्रूज। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या की थी, एक टाइटल की क्या थी, इनको टाइटल था कौन सा, नाइटहुड, वो क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया किसको, ब्रिटिश सरकार को। तो ये था जलियांवाला बाग मैसेकर, जिसके बारे में हम लोगों ने जानना था। ठीक है, तो आप जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चले, तो अभी तक हम लोगों ने इतनी बात कर ली, लेकिन इस समय क्या है, एक मूवमेंट और बड़ा फेमस रहा, इसका नाम था खिलाफत मूवमेंट 1919। देखें दरअसल खिलाफत मूवमेंट क्या, देखिए इसको बोलते हैं खिलाफत आंदोलन। तो ये जो खिलाफत मूवमेंट था ये चला भारत में। तो दरअसल खिलाफत क्या था, तो इस मूवमेंट की अगर शुरुआत की हम लोग बात करें तो इसको लेके आए थे कौन से, अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स कौन कौन से थे, मोहम्मद अली और दूसरे थे शौकत अली। इसके अलावा इस मूवमेंट में शामिल मेंबर कौन से थे, मौलाना आजाद। दूसरे व्यक्ति कौन थे, हशरत मोहानी। तीसरे व्यक्ति हैं हकीम अजमल खान। दरअसल इन सब के द्वारा क्या हुआ, एक मूवमेंट चलाया गया जिसमें प्रमुख रूप से कौन थे, ये अली ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली और कौन से, शौकत अली। तो इनके द्वारा क्या एक मूवमेंट चला था। देखिए खिलाफत का मतलब क्या दरअसल होता है ये समझे पहले। अभी आपने पढ़ा ये वो दौर था जिस समय क्या पहला विश्व युद्ध चल रहा था, और भाई जब पहला वर्ल्ड वार चल रहा था तो इसी पहले वर्ल्ड वार में क्या हुआ था, दुनिया क्या दो गुटों में बटी हुई थी। एक गुट था इंग्लैंड वाला, अंग्रेजों के नेतृत्व वाला, जिसमें क्या अंग्रेज थे, और एक गुट था कौन सा, टर्की वाला, जिसको टर्की लीड कर रहा था। तो जो टर्की वाला गुट था वो गुट क्या हो जाता है, हार जाता है। और जब टर्की वाला गुट हार गया तो इस समय क्या है, टर्की को हारने के बाद क्या कुछ ट्रीटी, कुछ क्या है शर्तों को मानना पड़ा, किसकी, जो गुट जीत जाता है उसको जीतने के बाद। तो टर्की जो इस समय था, जो दरअसल टर्की का जो सुल्तान हुआ करता था इस समय, वो टर्की का सुल्तान जो था पूरे मुस्लिम जगत का क्या है सबसे बड़ा क्या है धर्मगुरु भी, धार्मिक गुरु भी, खलीफा भी हुआ करता था। देखिए खलीफा का मतलब ये होता है मुस्लिम जगत में सबसे बड़े धार्मिक गुरु को क्या है, खलीफा कहा जाता है, खलीफा कहा जाता है। तो इस समय जो टर्की था और टर्की का जो सुल्तान था, वो सुल्तान क्या होता है, वही सुल्तान क्या था, मुस्लिम जगत का क्या है सबसे बड़ा क्या धार्मिक गुरु भी था, इसको क्या खलीफा कहते थे। तो ऐसे में जब तुर्की हार गया तो तुर्की को हारने के बाद क्या तुर्की को क्या डिवाइड कर दिया गया, तुर्की का विभाजन कर दिया गया।
अंग्रेजों के द्वारा हारने के बाद जो शर्त ला दी गई, और जो खलीफा का पद था वो क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। अब देखो जब खलीफा का पद खत्म हुआ तो इससे क्या होगा, दुनिया में जितने मुस्लिम लोग थे उनकी क्या हुई, धार्मिक भावनाएं आहत हुई। और चूंकि खत्म किसके द्वारा किया गया, खुद अंग्रेजों के द्वारा, और भारत में भी किसका शासन है, अंग्रेजों का शासन है। तो इसका तो ये सीधा मतलब था कि जो भारत में रहने वाले जो मुस्लिम थे वो भी नाराज होने थे, तो ऐसे ही भारत में रहने वाले मुस्लिम भी नाराज हुए, और उन मुस्लिमों के द्वारा एक क्या है, एक कमेटी बनाई गई, इसका नाम था खिलाफत कमेटी, और एक आंदोलन चला जिसका नाम क्या था, खिलाफत मूवमेंट। तो दरअसल ये खिलाफत मूवमेंट क्या है, अली ब्रदर, मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हसरत मोहानी, हकीम अजमल खान, इनके द्वारा बनाया गया। और जब ये खिलाफत मूवमेंट हुआ तो इस खिलाफत मूवमेंट में गांधी खुद शामिल रहे। 1919 में जब कहता है इस खिलाफत कमेटी का क्या होता है, एक सम्मेलन, एक क्या है, एक मीटिंग होती है वहां, कहां पर, दिल्ली, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी मीटिंग हुई कहां पर, दिल्ली। तो उस मीटिंग को लीड खुद, उसका प्रेसिडेंट खुद कौन रहे, महात्मा गांधी रहे, क्योंकि महात्मा गांधी को लगा कि ये वो समय है, क्योंकि सबका उद्देश्य क्या है, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ना, और इनका उद्देश्य भी क्या है, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ना। तो ऐसे में महात्मा गांधी खुद आए, और खुद आने के बाद इस ऑल इंडिया क्या है, खिलाफत कमेटी की जो क्या होता है, जो सम्मेलन हुआ, सेशन हुआ, उस सेशन को क्या क्या खुद ने लीड किया, उसके खुद प्रेसिडेंट बने, खुद अध्यक्षता की, ताकि हो सके इन सभी लोगों को क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा जा सके। तो ये क्या था आपका खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट के बाद ही गांधी एक आंदोलन लेके आते हैं, ये ही वो दौर था, इसको बोलते हैं नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। 1920 से लेकर 1921 तक चलता है। असहयोग आंदोलन इसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में असहयोग आंदोलन लेके आते हैं। अब देखिए दरअसल ये असहयोग आंदोलन का मतलब क्या है कि हम ब्रिटिश सरकार का बिल्कुल भी सहयोग नहीं करेंगे, ब्रिटिश सरकार का असहयोग नहीं करेंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे, ये सब कहते हैं असहयोग आंदोलन। कुछ प्रमुख बातें थी, लेकिन जल्दी ही ये असहयोग आंदोलन भी क्या, जब ये असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो इसी समय क्या तिलक की भी मृत्यु हो गई थी, तिलक की भी डेथ हो गई। तो जब ये असहयोग आंदोलन पूरे भारत में चल रहा था तो चलते चलते समय क्या है, इसी समय इसी असहयोग आंदोलन के समय क्या होता है, एक घटना घट जाती है, इसको बोलते हैं चौरा चोरी इंसिडेंट। और ये दिन था 5 फरवरी का। 5 फरवरी 1922। देखिए चौरा चोरी इंसिडेंट होता है, और जैसे ही चौरा चोरी मतलब क्या था, इस समय दरअसल क्या था, देखिए इस समय भारत में खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा है, और खिलाफत मूवमेंट को ध्यान रखते गांधी क्या लेके आते हैं, असहयोग आंदोलन ले आते हैं इस मौके को भुनाने के लिए। और इस समय क्या होता है, दरअसल उत्तर प्रदेश में एक जगह है, गोरखपुर नाम की जगह है, तो इस गोरखपुर में एक जगह है चौरा चोरी। तो इसी गोरखपुर क्षेत्र में क्या था, कुछ खिलाफत मूवमेंट के लोग और कुछ क्या इस असहयोग आंदोलन के जो क्रांतिकारी थे, ये लोग क्या कर रहे थे, एक जुलूस निकाल रहे थे, जुलूस में दोनों ही पार्टियां शामिल थी। ऐसे में क्या होता है, किसी एक पुलिस वाले के द्वारा क्या होता है, जो गांधी की टोपी है, जो गांधी टोपी जो लोग सर पे लगाए हुए थे, उस गांधी टोपी को क्या अपने सर पैर से क्या कुचल दिया गया। और कुचलने के बाद जब वाद विवाद काफी बढ़ा, तो वाद विवाद बढ़ने के बाद क्या पुलिस के द्वारा क्या कर दी गई, गोलियां चला दी जाती क्रांतिकारियों पर, जिसमें कई सारे क्रांतिकारी मारे जाते हैं। हालांकि जब पुलिस ने गोली चलाई, क्रांतिकारी मारे गए, तो इस समय क्या होता है, पुलिस की गोलियां भी खत्म हो गई। और जब पुलिस गोलियां खत्म हुई तो इस बार क्रांतिकारी ने क्या किया, पुलिस पे हमला बोल दिया, और पुलिस वाले लोग क्या है, पास ही के क्या पुलिस स्टेशन में क्या जाकर के अंदर घुस जाते हैं। और इस पुलिस स्टेशन को इन क्रांतिकारी ने चारों ओर से घेर लिया। घेरने के बाद वहीं से पड़ोस में क्या, एक पड़ोस की दुकान पे कैरोसिन की क्या एक पूरी बोतल रखी हुई थी, उसको उठाया और उस कैरोसिन की बोतल को यूज करके क्या है, उस पूरे थाने में क्या कर दी, आग लगा दी जाती है, जिसमें लगभग क्या 18 क्या है सिपाही क्या होते हैं, मारे जाते हैं। तो ये, और जैसे देखिए क्या हो गई, हिंसा हो गई। और जैसे ही घटना होती है, कौन सी, चौरा चोरी घटना घटी, घटने के तुरंत बाद क्या होता है, गांधी जी के द्वारा ये असहयोग आंदोलन क्या है, वापस ले लिया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, हिंसा होती है। और गांधी का सीधा मानना यह था कि हिंसा बिल्कुल भी बर्दाश्त, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था, वो उनका तरीका क्या है, अहिंसा, विश्वास करते हैं कि इसमें अहिंसा में।
रही बात खिलाफत मूवमेंट की, तो ये वो दौर था इस समय जब खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। मैंने रीजंस बताया क्या कारण थे, तुर्की का विभाजन किया गया, खलीफा का पद समाप्त कर दिया जाता है। तो इसी समय 1920-21 में क्या हुआ, जो टर्की था उस टर्की में होते हैं इलेक्शन होने के बाद पहली सरकार बनती है। वहाँ के पहले प्रेसिडेंट बने मुस्तफ़ा कमाल पाशा नाम के व्यक्ति पहले बनते हैं राष्ट्रपति। और जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा पहले राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति बनने के बाद मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खुद क्या कर दिया, खुद सुल्तान का पद क्या कर दिया, खत्म कर दिया। सुल्तान का पद खत्म कर दिया गया मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा, जो टर्की के पहले राष्ट्रपति बने। अब देखिए जब सुल्तान का पद ही खत्म हो गया तो खलीफा का पद तो क्या होगा, अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अब तो ये काम किसके द्वारा किया गया, खुद टर्की के द्वारा किया गया। और जब ये खलीफा का पद ही खत्म हो गया तो भारत से क्या हो गया, जो खिलाफत मूवमेंट था ये क्या हो जाता है, ये भी खत्म हो जाता है। इस प्रकार खिलाफत मूवमेंट खत्म हो गया और गांधी का क्या था, असहयोग आंदोलन जो 1920 से 21 तक चला, ये भी खत्म हो गया। हालांकि जो ये असहयोग आंदोलन था, इस असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव रखा गया था कि हम इसको चलाएं कि नहीं चलाएं, तो देखें इस असहयोग आंदोलन का जो है प्रपोजल कब रखा गया था, तो कांग्रेस के नागपुर सेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था, प्रपोजल रखा गया था, जिसको बाद में अप्लाई भी किया गया। और चोरा चोरी घटना हो जाने के कारण, इंसिडेंट हो जाने के कारण क्या होता है, 5 फरवरी को यह आंदोलन गांधी के द्वारा क्या किया गया, वापस ले लिया जाता है। ये घटना कब घटती है, 5 फरवरी को। जैसे ये घटना घटी गांधी ने तुरंत क्या काम किया, ये आंदोलन क्या कर लिया, 5 फरवरी घटना घटती है और गांधी जी के द्वारा 12 फरवरी को ये क्या है, आंदोलन वापस ले लिया जाता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। तो अभी हम लोग क्या है, जो हमारा नेशनल मूवमेंट है उसके लास्ट स्टेज में हम लोग चल रहे हैं। और लास्ट स्टेज में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लेते चलते चलते। सबसे पहले गांधी की एंट्री होती जनवरी 1915 में भारत में हो गई। गांधी जी के द्वारा 3 आंदोलन हुए। पहला क्या था, कौन सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह 1917। फिर 1980 में कितने, 1918 में हुआ कौन सा, अहमदाबाद मिल मूवमेंट। 1918 में कौन सा होता है, खेड़ा मूवमेंट होता है। खेड़ा मूवमेंट को पढ़ा और खेड़ा मूवमेंट को पढ़ने के बाद हम लोगों ने किसकी बात की, रॉलेट एक्ट की बात कर ली। रॉलेट एक्ट आया 19, ठीक है। रॉलेट एक्ट आने के बाद क्या होता है, जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया। जलियांवाला बाग मैसेकर होने के बाद क्या, खिलाफत मूवमेंट को हम लोगों ने पढ़ लिया। खिलाफत मूवमेंट के बाद हम लोगों ने किसको पढ़ा, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, यानी कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन को हम लोगों ने पढ़ लिया। तो देखिए इस साल की बात हम लोग कल वाली क्लास में करेंगे। चलिए कल मिलते हैं, गुड लक।